हेलो दोस्तों, वेलकम टू कैरियर 711। इतिहास में बहुत से लोगों का उदय एक क्रांति के द्वारा हुआ, लेकिन उनका अंत एक तानाशाह के रूप में याद किया जाता है। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम बात करेंगे बेनिटो मुसोलिनी की। बेनिटो मुसोलिनी का जन्म 29 जुलाई 1883 को इटली के एक छोटे से गांव पेडोपिया में हुआ था। उनके पिता एक लोहार और कट्टर समाजवादी थे। माँ एक स्कूल में टीचर थी। बचपन से ही बेनिटो एक अलग विद्रोही स्वभाव के व्यक्तित्व के मालिक थे। उसे 2 बार स्कूल से निकाला गया क्योंकि उसने अपने साथियों को चाकू से हमला किया था। लेकिन वही लड़का आगे चलकर राजनीति की विरासत बिछाने वाला था। शुरुआत में मुसोलिनी एक कट्टर समाजवादी था। वह युद्ध के खिलाफ था, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सब कुछ बदल दिया गया। उसने समाजवाद छोड़ दिया और राष्ट्रवाद का दामन थाम लिया। उसने अपनी खुद की पार्टी बनाई, जिसे उसने फांसीवादी पार्टी कहा। उसके द्वारा एक नारा दिया गया था, या तो सरकार हमें सत्ता सौंपेगी या हम इसे छीन लेंगे। अक्टूबर 1922 में मुसोलिनी ने अपने ब्लैक शर्ट्स के साथ रोम की ओर कूच किया। राजा विक्टर इमैनुअल थर्ड डर गए और उन्होंने मुसोलिनी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। 39 साल की उम्र में वह इटली का सबसे युवा प्रधानमंत्री बना। 1925 तक मुसोलिनी ने लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म कर दिया। उसने खुद को इल देचू, जिसे नेता कहा जाता है, घोषित किया। उसने प्रेस पर पाबंदी लगाई, विपक्ष को खत्म कर दिया और ओवेरा यानी कि गुप्त पुलिस का जाल फैला दिया। मुसोलिनी अब तक नया रोमन साम्राज्य बनाना चाहता था। उसने इथोपिया पर हमला कर दिया। दुनिया ने उसकी इस कदम की आलोचना की तो उसने एडोल्फ हिटलर के साथ हाथ मिला लिया। इसे रोमन बर्लिन एक्सिस कहा गया। मुसोलिनी ने बिना तैयारी के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में प्रवेश किया। इतालवी सेना एक के बाद एक मोर्चे पर हार रही थी। जनता में त्रासदी थी, जनता भूखी मर रही थी। इस वजह से 1943 में उसके अपने ही लोगों ने उसे सत्ता से बेदखल कर दिया। 27 अप्रैल 1945 को मुसोलिनी अपनी प्रेमिका क्लारा पेताची के साथ स्विट्जरलैंड भागने की कोशिश कर रहा था। उसे इतालवी विद्रोहियों ने पकड़ लिया। अगले ही दिन उसे गोली मार दी गई। उसके शव को मिलान के एक चौक पर उल्टा लटका दिया गया, ताकि दुनिया देख सके कि तानाशाही का अंत कैसा होता है। मुसोलिनी का शासन केवल युद्ध और तानाशाही तक सीमित नहीं था। सत्ता में आने के बाद उसने इटली की अर्थव्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से बदलने की कोशिश की थी। मुसोलिनी ने इटली को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई अभियान शुरू किए थे। इटली को अनाज के आयात से बचाने के लिए मुसोलिनी ने किसानों को गेहूं उगाने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने दलदली जमीनों को सुखाकर खेती के लायक बनाया। हालांकि इससे गेहूं की पैदावार तो बढ़ी, लेकिन फल और सब्जियों के निर्यात में भारी गिरावट आई। उसने इतालवी मुद्रा लीरा की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ाने की कोशिश करी। इससे इटली की मुद्रा तो बढ़ गई, लेकिन निर्यात महंगा हो गया और बेरोजगारी बढ़ गई। मुसोलिनी ने मजदूरों और मालिकों के बीच संघर्ष खत्म करने के लिए सिंडिकेट्स बनाए। हड़ताल करना अवैध घोषित कर दिया गया। मुसोलिनी का मानना था कि बच्चों का दिमाग कच्ची मिट्टी की तरह होता है, जिसे फांसीवाद के सांचे में ढाला जा सकता है। इतिहास की किताबों को फिर से लिखा गया। बच्चों को सिखाया गया कि रोम का साम्राज्य महान था और मुसोलिनी उसे वापस ला रहा है।
हर कक्षा में मुसोलिनी की तस्वीर लगाना अनिवार्य कर दिया गया। बच्चों के लिए बालिला नामक संगठन बनाया गया। यहाँ उन्हें सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता था और फासीवादी विचारधारा की शपथ दिलाई जाती थी। मुसोलिनी ने अपने शासनकाल में कुछ ऐसे काम भी किए जिन्होंने जनता को सीधे तौर पर प्रभावित किया था। इटली में एक मशहूर कहावत बन गई थी कि मुसोलिनी ने ट्रेनों को समय पर चलवाया। उसने रेलवे और सड़कों का विस्तार भी किया था। उसने सिसिली में माफिया के खिलाफ कड़ा अभियान चलाया और काफ़ी हद तक लोगों को उससे निजात भी दिलाई। 1929 में मुसोलिनी ने कैथोलिक चर्च के साथ समझौता किया, जिससे वेटिकन सिटी एक स्वतंत्र देश बन गया। उससे ईसाइयों का भारी समर्थन मुसोलिनी को मिला। अतः हम ये कह सकते हैं कि मुसोलिनी का शासन अनुशासन के लिए शुरू हुआ था, पर अंत इसका दमन के रूप में हुआ। उसने इटली को आधुनिक बनाने की कोशिश तो की, लेकिन उसकी सैन्य महत्वाकांक्षाओं ने उन सभी सुधारों को राख में मिला दिया। इस अंक में इतना ही। मुलाकात होगी अगले अंक में। तब तक के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ऐसी ही वीडियो हम आगे लाते रहें। धन्यवाद।